दोस्तों, क्या आप इंडिया से यूएस से माइग्रेट होने की प्लान कर रहे हो या बिल्कुल होने वाले हो और एकदम आखिरी समय पर हो और इन बातों को लेके कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई एक बार यूएस से पहुंच जाओगे तो आपको ऐसे कौन कौन से कदम है, कौन कौन से चीजें हैं जो आपको वहां जाते ही करनी होंगी। भाई डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिएंगे, डॉक्टर कहाँ से मिलेगा, घर कहाँ पे लोगे, क्या क्या चीजें हैं जो आपको खरीदनी पड़ेंगी, कहाँ से खरीदनी पड़ेंगी, इंडियन सामान की लिस्ट जो है वो आपको कहाँ पे मिलने वाली है यूएसए के अंदर जब आप वहां पे पहुंच जाएंगे। अगर इन बातों का आंसर हाँ है तो आज आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। इस सीरीज के पिछले एपिसोड के अंदर मैंने 7 ऐसे पॉइंटर्स बताए थे जो आपको यूएसए पहुंचते ही करने चाहिए। वो पहले 7 थे। ये वीडियो जो है दूसरा भाग है उसी एपिसोड का या उसी सीरीज का, जिसमें मैं आपको आगे के जो 7 आइटम्स है या 7 चीजें हैं जो आपको यूएसए में पहुंचने के बाद कर लेनी चाहिए उनके बारे में जानकारी देने वाला हूं। चलिए फिर आखिरी के जो 7 आइटम है उनको जल्दी से देखते हैं। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया इस सीरीज के पिछले एपिसोड के अंदर जो पिछला भाग था इसी वीडियो का, उसमें मैंने आपको पहले 7 चीजें बताई थी जो आपको यूएसए में आते ही कर लेनी चाहिए। अब वो क्या क्या थी, क्विकली रिकैप देखें तो पहले मैंने आपको I-94 के बारे में बताया कि वो आपके पास में होना चाहिए। दूसरा मैंने आपको वीओवी लेटर के बारे में बताया। तीसरा मैंने मोबाइल कनेक्शन के बारे में बताया। चौथा मैंने आपको सेविंग्स अकाउंट या चेकिंग अकाउंट जो होता है बैंक में वो खोलने के बारे में बताया। पांचवा मैंने सिक्योर क्रेडिट कार्ड के बारे में बताया था। और छठा पॉइंट था एसएसएन आप कैसे अप्लाई करोगे, कहां पे करोगे। और सातवां पॉइंट था ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो स्टेट आईडी होती है आपके लोकल स्टेट की जहां आप यूएसए में माइग्रेट हो रहे हो उसके बारे में बताया था। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लें फिर इस वीडियो पे आए, क्योंकि मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है उसको फॉलो करने की कोशिश करी है। पत्थर की लकीर नहीं है कि इसी ऑर्डर में आपको फॉलो करना है, आप किसी भी ऑर्डर में फॉलो कर सकते हो, बट इस ऑर्डर में मैंने फॉलो करा था और जनरली मुझे लगता है कि यही ट्रेंड होता है कि आपको इसी ऑर्डर में इस लिस्ट को फॉलो करना चाहिए। अब अगर आपने वो वीडियो देख लिया है या पहले ही देख चुके थे तो भाई जो 8वें नंबर पे यहाँ पे आइटम आ जाता है वो आ जाता है कि आपको घर ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो आप किराए पे ढूंढे चाहे वो आप खुद लेना चाहें। अब भाई खुद लेना चाहते हो नहीं चाहते हो उसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो जो है कि वीजा के ऊपर आपको यहाँ यूएस के अंदर घर खरीद लेना चाहिए नहीं चाहिए वो बनाऊंगा। पर अभी के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप होटल में बहुत समय तक नहीं रह सकते हो तो आपको घर ढूंढना बहुत आवश्यक है। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि शुरुआत का जो साल है कम से कम आप रेंटल हाउस में बिताइए, अनलेस अंटिल आप बिल्कुल 100% श्योर आके आए हैं कि आप यहीं पे रहने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने घर भी खरीद लिया तो आपको यहीं वहीं रहना पड़ेगा जहां पे आप पहुंचे हैं। और भी तरीके हैं, आने वाले वीडियोस के अंदर उन पे बात करेंगे, पर इस वीडियो के लिए मायने रखता है कि आपको क्या करना है 8वें नंबर पर। तो वो मैं आपको ये बोलूंगा कि जल्द से जल्द आपको घर ढूंढना पड़ेगा। ये जो घर की सर्च है ये आप डीले मत करिएगा। जो बाकी के 7 आइटम्स चल रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह चल रहा है, उसके साथ साथ ही घर ढूंढना भी शुरू कर दीजिएगा। एक बैंक अकाउंट जरूर आपको चाहिएगा तो वो आप पहले ही खुलवा लेंगे, उसके बाद ही आप घर ढूंढना स्टार्ट कर सकते हैं। और कैसे आप ढूंढेंगे, भाई गूगल आपका हेल्प करेगा। यहाँ पे गूगल में बहुत सारी एप्स वगैरह हैं, अपार्टमेंट गाइड हो गई, जिलो हो गया, realtor.com हो गया, तो कई सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे जाके आप अपार्टमेंट्स वगैरह जो है वो ढूंढ सकते हैं या इंडिविजुअल घर भी ढूंढ सकते हैं। अगर आप उतना पैसा दे पाते हैं, आपकी सैलरी इतनी ज्यादा है कि आप एक इंडिविजुअल हाउस जो है वो रेंट पे लेना चाहते हैं आते ही, तो ये टोटल पर्सनल प्रेफरेंस पे रहने वाला है कि आप अपार्टमेंट में रहना चाहते हैं या फिर आप पर्सनल हाउस में, सिंगल इंडिविजुअल फैमिली हाउस में या टाउन हाउस में रहना चाहते हैं। अब घर देखते समय सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बात ध्यान में रखनी है कि आप पर्सनली जाके देखिएगा, ऑनलाइन मत कर दीजिएगा। ऑनलाइन जो पिक्चर्स वगैरह डली हुई होती हैं वो डिफरेंट एंगल से, वाइड एंगल से कैमरे को यूज करके ली हुई होती हैं, तो ऐसा लगता है बहुत स्पेस है। बट जब आप घर में जाते हैं, आप देखते हैं घर को, कई बार लोग सेटअप भी करके रखते हैं घर को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पर्सनली विजिट जरूर करिएगा। अच्छे से देख लीजिएगा किस कंडीशन में है घर, किस कंडीशन में अपार्टमेंट है, आसपास की सोसाइटी कैसी है। अगर आप अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो आसपास किस तरह का एरिया है वो जरूर देख लीजिएगा। ग्रोसरी शॉप्स वगैरह कितना दूर है, बिल्कुल रिमोट तो नहीं है, कहाँ पे आप ले रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स जो हैं आपको देखने पड़ेंगे थोड़े से। और दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि लीज टर्म्स हैं क्या, कि भाई अगर आपने लीज पे ले लिया है घर या रेंटल ले लिया है तो लीज टर्म्स होती हैं डिफाइन, कि अगर आप लीज ब्रेक करते हो तो जो रेंटल प्रॉपर्टी आप लेने वाले हो, जब भी आप लोगे, चाहे अपार्टमेंट लो घर लो, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कितने समय के लिए ले रहे हैं। क्या आप 1 साल के लिए ले रहे हैं, 12 महीने, 13 महीने के लिए ले रहे हैं, 16 महीने के लिए ले रहे हैं। कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज वगैरह क्या करती हैं कि भाई अगर आप 12 महीने के लिए रहते हो तो जो 13वां महीना है वो फ्री दे देती हैं। तो इस तरह की कोई डील तो नहीं है। कोई आप रेफरल दे सकते हो अपने लोकल किसी बंदे से
जो जान पहचान का है, ऑफिस का है, दोस्त है आपका, आप जानते हो, अगर वो रेफरल दे देता है तो क्या एक्स्ट्रा मंथ जो है ऐड हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि 2 बेडरूम की जगह 3 बेडरूम मिल जाते हैं, सेमी प्राइस पे मिल जाते हैं जब आप फर्स्ट टाइम जा रहे होते हो। बट जो लीज टर्म्स है वो जानना बहुत जरूरी है। तो जो लेंथ ऑफ लीज है इस पे डिपेंड करेगा कि अगर आप बीच में छोड़ देते हो, आपने ली है 13 महीने की लीज, बट आप कह रहे हो कि हम तो भाई 6 महीने में कहीं और जा रहे हैं, तो वो टर्म्स क्या है? क्या आपको बाकी का पूरा 6 महीने देना होगा, या आपको 2 महीने देने होंगे, आपको 1 महीना देना होगा? सिक्योरिटी डिपॉजिट कितना है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, उस सब पे सब कुछ डिपेंड करने वाला है। और अनफॉर्चुनेटली दोस्तों, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, जो मैं क्रेडिट चेक के बारे में आपको बता रहा था, जब आप इस कंट्री में आते हैं, क्योंकि आपका कोई क्रेडिट स्कोर नहीं होगा, तो ये जो रेंटल अथॉरिटी या रेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कंपनीज होती हैं, ये भी आपका क्रेडिट रन करेंगी। अब क्रेडिट रन में ज्यादा कुछ निकल के तो आएगा नहीं, क्योंकि अपन लोगों का जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो कोई क्रेडिट स्कोर तो होता नहीं है। तो होगा ये कि वो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 1 महीने की जगह 2 महीने का मांग सकते हैं या 3 महीने का मांग सकते हैं। तो वहां पे भी थोड़ा खर्चा जो है आपका होने वाला है, तो उस हार्ड कैश को बचा के जरूर रखिएगा, क्योंकि वो आपको यहाँ पे देना होगा। अब किस तरह की लोकेलिटी देखनी चाहिए, तो भाई स्कूल का बहुत कुछ मैटर करेगा। अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, आपको बच्चों को स्कूल में एडमिट करना है, जो कि अगला पॉइंट है, अभी उस पे आते हैं। पर स्कूल में एडमिट करने के लिए स्कूल्स की रेटिंग होती है, जो अगेन आप जिलो जैसे ऐप पे या रियल्टर जैसे ऐप पे देख सकते हो कि भाई जो स्कूल की रेटिंग आ रही है वो किस तरह की है। तो 7, 8, 9, 10 लोग जनरली ये प्रेफर करते हैं कि स्कूल की रेटिंग हो, वो देख के ही घर लेना होगा। जो अच्छे अच्छे स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स हैं आपको वो देखने पड़ेंगे। इसका मतलब है आपको ज्यादा पैसे देना पड़ेगा, ज्यादा किराया होगा। एक मुद्दा ये भी आ जाता है कि अगर आपके पास में गाड़ी नहीं है, आप कम्यूट करना चाहते हो, अगर ट्रेन का स्टेशन आसपास है नहीं है, उस हिसाब से भी आपको डिसीजन मेकिंग जो है वो करनी पड़ सकती है। तो जो ऑफिस के लिए आपका कम्यूट रहेगा, अगर आप ऑफिस कम्यूट करेंगे, इन पर्सन जाएंगे, अगर रिमोट है तो वो मुद्दा हट जाता है। दूसरा, बच्चे को कौन से स्कूल डिस्ट्रिक्ट में डालोगे, क्या स्कूल डिस्ट्रिक्ट अच्छा है या नहीं है, जहां पे भी आप अपार्टमेंट देख रहे हैं या घर देख रहे हैं, वो बहुत आवश्यक है। लिस्ट में अगला आइटम 9वें नंबर पे आ जाता है कि जो अगर आप बच्चों के साथ में आए हैं तो बच्चों को आपको स्कूल में एडमिट करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस भी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कई बार थोड़ा सा टाइम लग जाता है पेपर वर्क वगैरह करते हुए। अपॉइंटमेंट मिलने में भी कई बार 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाता है। तो स्कूल के काउंसलर वगैरह होते हैं या एडमिशन डिपार्टमेंट होता है, कई बार बोल रहा हूँ, हमेशा नहीं होता है, हो सकता है आपको अगले दिन ही मिल जाए। पर उससे बड़ी बात है, पहले आपको अपना ठिकाना देखना पड़ेगा। जैसा मैंने 8वें नंबर पे बताया कि आप घर कहाँ पे ले रहे हैं, और घर कैसे लेंगे, आप उस स्कूल डिस्ट्रिक्ट में लेंगे जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट की रेटिंग जो है हाई हो। जनरली वो आप प्रेफर करते हो कि स्कूल डिस्ट्रिक्ट अच्छा हो। अब ये स्कूल की रेटिंग वगैरह कहाँ देखेंगे, तो जैसा मैंने बताया कि भाई स्कूल रेटिंग जो होती है आपको जिलो पे, या जो भी आप रेंटल प्रॉपर्टी ढूंढने में ऐप यूज कर रहे हैं, वेबसाइट यूज कर रहे हैं, realtor.com वगैरह, वहां पे मिल जाएगी। बट niche.com हो गया, स्कूल्स की और वेबसाइट है जहां पे आप ये जो रेटिंग्स हैं देख सकते हो कि आप जिस भी स्टेट में जा रहे हैं उसमें जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जितने भी, वो रैंक वाइज किस तरह से रैंक करते हैं। अभी स्कूल की रेटिंग दी कैसे जाती है, तो बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एकेडमिक्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, फैसिलिटीज किस तरह की है, डाइवर्सिटी किस तरह की है, और भी बहुत सारी तरह के फैक्टर्स होते हैं जो आपको इन वेबसाइट्स पे अच्छे से डिटेल में मिल जाएंगे, और हर पैरामीटर के ऊपर आपको ये रेटिंग जो है पता चल जाएगी। और ये पूरा स्कूल रेटिंग का हिसाब किताब जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको मैं पब्लिक स्कूल सिस्टम का बता रहा हूँ, जैसे इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल जिनको बोला जाता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में बच्चे को डालते हैं तो पहली बात, फीस काफी हाई होती है यहाँ पे जब आप प्राइवेट स्कूल की बात करते हैं तो। और प्राइवेट स्कूल अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको प्राइवेट स्कूल की अलग से रिसर्च करनी पड़ेगी। इस पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल के साथ साथ चार्टर स्कूल्स और कैथोलिक स्कूल्स की भी कैटेगरीज होती हैं। क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इन सभी स्कूल्स में डालने के, कौन सा स्कूल आपको चुनना चाहिए, इन सब कैटेगरीज पे डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे आगे इस सीरीज में। अब 10वें नंबर पे आता है कि आपको डॉक्टर है, पीडियाट्रिक है बच्चों के लिए, वो जरूर ढूंढ लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों यहाँ पे यूएसए के अंदर आपको बिना प्रेस्क्रिप्शन के जो डॉक्टर से मिला हुआ है कोई भी फार्मेसी मेडिसिन नहीं देने वाली है। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट चलते हैं प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन का, जो कि जब तक डॉक्टर लिख के नहीं देगा, एंटीबायोटिक्स उसके अंदर आती हैं। एंटीबायोटिक्स आपको यहाँ पे ऐसे नहीं मिलती हैं जैसे हमें वहाँ पे केमिस्ट के पास जाके मिल जाती हैं। इंडिया के अंदर हम यूज टू होते हैं, हम केमिस्ट को भी कई बार बोल देते हैं भाई इस तरह की बीमारी हो रही है या इस तरह की परेशानी हो रही है, कुछ दवाई वाई बता दे, केमिस्ट बता देता है, हम ले लेते हैं। बट इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको नहीं मिलने वाला है। आपको प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन के लिए एक डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन चाहिएगा,
मिलेगा, वही फार्मेसी के पास भेजेंगे और वहीं से ही आप फार्मेसी पे जाके जो है जो अपनी दवाइयां हैं वो ले सकते हो, प्रेस्क्रिप्टिव मेडिसिन। जो बाकी की दवाइयां हैं जो रोजमर्रा की, अगर कुछ छोटी मोटी सिकनेस वगैरह हो रही है, आपको सर्दी जुकाम हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, इस तरह की ओवर द काउंटर मेडिसिन जरूर मिलती हैं, वो आप खरीद सकते हैं ओवर द काउंटर जाके। या फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो कुछ हद तक आप इंडिया से भी मेडिसिन ला सकते हैं जो रोजमर्रा की छोटी मोटी सिकनेस वगैरह को हैंडल करने में काम आए। बट अगर आपको कोई ऑनगोइंग मेडिसिन चाहिए, कोई आपको प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कभी भी चाहिए, आपको चाहिए, आप बच्चों के साथ आ रहे हैं, बच्चों के साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, तो इसलिए डॉक्टर ढूंढना, पीडियाट्रिक ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आप यहाँ आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी केयर फिजिशियन, पीसीपी बोला जाता है। आपको पीसीपी अपना ढूंढना पड़ेगा। यही प्राइमरी केयर फिजिशियन जो होगा ये आपको स्पेशलिस्ट के पास भेजेगा जब भी स्पेशलिस्ट की आपको जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपको किसी भी तरह के स्पेशलिस्ट की जरूरत है तो पहले पीसीपी के पास जाना है, वो आपको रेफरल देगा, फिर रेफरल से आपको जो है स्पेशलिस्ट का अपॉइंटमेंट मिलेगा। ऐसे ही अगर आपको कोई मेडिसिन चाहिए जो प्रेस्क्रिप्टिव मेडिसिन है इंक्लूडिंग एंटीबायोटिक्स, वो भी आपको पीसीपी ही लिख के देगा। और अगर आपके पास में पीसीपी नहीं है तो यहाँ पे अर्जेंट केयर्स होते हैं, इमरजेंसी रूम्स होते हैं, वहीं पे आप जा सकते हो अगर आपको कोई भी सिकनेस हुई है या कोई भी परेशानी हो रही है हेल्थ से रिलेटेड। और ये दोनों कैटेगरीज जो होती हैं ये इंश्योरेंस होने के बावजूद भी ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। इमरजेंसी रूम तो बहुत कॉस्टली पड़ता है आपकी इंश्योरेंस के साथ साथ। जितनी भी आपकी मेडिकल इंश्योरेंसेज होती हैं सब पे होता है कि आपको कोपे कितना देना है या आउट ऑफ पॉकेट कितना देना है, और जनरली ये इमरजेंसी रूम्स का बहुत हाई होता है। उसके बाद में अर्जेंट केयर्स आते हैं और लास्ट में जो पीसीपी होते हैं जहां पे आप जनरली जाके विजिट करते हैं वो इन जनरल सबसे कम देखा जाता है। बहुत कुछ इंश्योरेंस पे डिपेंड करेगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, छोटे से पॉइंट में इसको समराइज नहीं कर सकता हूं, तो डेडिकेटेड वीडियो में बात करेंगे। जब भी आप हिमालय में ट्रैवल करते हो तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रैवल करो और वहां पे कूड़ा कचरा जो है वो मत फैलाओ। अब चलते हैं 11वें पॉइंट की तरफ। घर हो गया है, डॉक्टर हो गया है, स्कूल हो गया है, नेक्स्ट आ जाता है गाड़ी। कार जो है आपको यहाँ पे चाहिएगी, खास तौर से अगर आप सिटी में नहीं आ रहे हैं। अगर आप सिटी में आ रहे हैं तो सिटी का जो लोकल ट्रांसपोर्ट है आप उससे पूरी तरह से काम चला सकते हैं। जितने भी मेरे दोस्त फिलाडेल्फिया सिटी में रहते हैं उनको अभी तक कोई गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी है। जब भी उनको बाहर कहीं घूमने जाना होता है तो रेंटल गाड़ी लेते हैं, जो भी ट्रिप की लेंथ होती है उतने दिन के लिए वो रेंटल गाड़ी जो है लेके चले जाते हैं। उनको गाड़ी रखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब आप सिटी में रहते हो तो जब आप गाड़ी रखोगे तो पार्किंग का भी कलेश रहेगा, और उससे बड़ी बात है कि पार्किंग की फीस भी आपको देनी पड़ती है जो काफी कॉस्टली होती है। इसलिए जनरली लोग सिटी में गाड़ी प्रेफर नहीं करते हैं। जो लोग आउट ऑफ सिटी रह रहे होते हैं, सबर्ब्स में रह रहे होते हैं, मतलब अपना एनसीआर टाइप का एरिया हो गया, दिल्ली के बाहर का, गुड़गांव का बाहर का, वो थोड़ा जुड़ा हुआ आ जाता है सिटी से। अगर आप बिल्कुल ही कहीं और रिमोट रह रहे हैं तो भाई वहां तो गाड़ी चाहिएगी। अगर मुझे ग्रोसरी खरीदने जाना है तो मुझे गाड़ी चाहिए, बच्चे को ड्रॉप करने जाना है, अगर उसकी स्कूल बस मिस हो गई है तो गाड़ी चाहिए, मुझे कहीं भी जाना है तो मुझे गाड़ी चाहिए ही चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ज्यादा सुविधाजनक नहीं है यहाँ पे। अगर आपका ट्रेन स्टेशन जो है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल नजदीक नहीं है तो आपको गाड़ी चाहिए ट्रेन स्टेशन तक जाने के लिए भी। तो आप समझ सकते हैं कि गाड़ी जो है बहुत जरूरी है यूएस के अंदर जब भी आप यहाँ पे आते हैं। अब ऑप्शंस क्या है आपके पास में गाड़ी के? या तो आप नई गाड़ी खरीद सकते हो, आप ओल्ड गाड़ी खरीद सकते हो, मतलब पुरानी गाड़ी। अब यहाँ पे पुरानी गाड़ी सर्टिफाइड भी मिलती है और नॉन सर्टिफाइड भी मिलती है। सर्टिफाइड डीलर जो होते हैं सर्टिफाई करके देते हैं कि भाई इतनी तक की तो हम गारंटी दे रहे हैं, अगर कुछ भी होगा तो हम टेक केयर करेंगे। अब नॉन सर्टिफाइड वो हो गई कि आपने प्राइवेट बायर से ले ली। और इसके अलावा एक ऑप्शन रहता है लीज पे लेने का गाड़ी। तो लीज पे जब भी आप वीजा की कैटेगरी में आते हैं तो कुछ ही कंपनीज हैं, सारी कंपनीज नहीं है कार की, जो आपको लीज पे गाड़ी दे देती हैं। क्योंकि अगेन आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो नहीं है, आप यहाँ नए नए आए हो, आपकी एक वीजा की लेंथ है, तो उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी जो है गाड़ी की वो आपको लीज पे दे रही है नहीं दे रही। लीज का मतलब ये होता है कि आपने गाड़ी 2 से 3 साल के लिए ले ली है, बट रिस्क फैक्टर ये होता है कि अगर बीच में आपको गाड़ी देनी पड़ गई वापस तो बाकी का लीज पेमेंट जो है वो कवरेज जो है आपको करनी होती है। पर सब चीजों के प्रोज एंड कॉन्स है, कहीं पे ज्यादा पैसा लगता है, कहीं पे कम पैसा लगता है। डिटेल में बात करेंगे आगे सीरीज के अंदर। आप ये गाड़ी जो है कहाँ ढूंढ सकते हैं? तो यहाँ पे KBB जो है वहां पे जाके आप गाड़ी को रिसर्च कर सकते हो। जितनी भी गाड़ियां वगैरह हैं वहां पे आपको डिटेल मिल जाती है। यहाँ पे आप गाड़ी की रिपोर्ट भी मंगा सकते हो जो कारफैक्स वगैरह होता है उसके थ्रू, ताकि आपको पूरा पता चल जाए भाई गाड़ी जो है एक्सीडेंटल नहीं है। जब भी गाड़ी आपकी सर्विस में जाती है, किसी भी तरह के रिपेयर में जाती है, तो एक सेंट्रल बॉडी के पास में उसकी रिपोर्ट चली जाती है। तो जो कारफैक्स की रिपोर्ट है वो आप मांग सकते हैं जब भी आप गाड़ी खरीद रहे हो कि गाड़ी क्लीन है या नहीं है, उससे आपको पता चल जाएगा। कई बार ये होता है जो जैसे मैंने लीज की गाड़ी बताई आपको कि 2 साल 3 साल की लीज ले ली मैंने, अब मैं उसको रिटर्न कर दूंगा बाद में, क्योंकि मैं नई गाड़ी लेना चाहता हूं, मैं उसको खरीद भी सकता हूं बाद में।
बट जब मैं उसको रिटर्न कर देता हूँ तो वो 2-3 साल पुरानी गाड़ी होती है, तो डीलर जो है वो सर्टिफाइड प्री ओन गाड़ी ही दे रहे होते हैं, क्योंकि वो लीज पे चली होती है और लिमिटेड माइल्स ही चले होते हैं। अब यहाँ किलोमीटर्स नहीं है, माइल्स है। पर उस गाड़ी की डिटेल आप कहाँ से निकाल सकते हो? जैसा मैंने बताया, edmunds.com हो गई, kvb.com हो गई, इन सारी साइट्स पे जाके आप डिटेल्स जो है रिसर्च कर सकते हैं गाड़ियों की। पर अपने आसपास के सारे लोकल डीलर्स पे जाके जरूर देखना और बार्गेनिंग और नेगोशिएशन अच्छी तरह से करना, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पे बार्गेनिंग और नेगोशिएशन होती है जब गाड़ी की डील आपको क्रैक करनी होती है। अब 12वें नंबर पे आ जाता है, घर ले लिया है, बाकी चीज़ें ले ली हैं, तो भाई इंटरनेट कनेक्शन घर में लगवाना पड़ेगा आपको। तो इंटरनेट कनेक्शन के लिए अप्लाई करिए आप। इंटरनेट कनेक्शन के बिना कोई गुजारा नहीं है, एक जनरल यूटिलिटी बन चुका है। जैसे बिजली है, पानी है, ऐसे ही इंटरनेट भी हमारी लाइफ का जो है पार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको होम इंटरनेट देती है। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि कई बार ऐसा होता है जहां पे आप घर ले रहे हैं, जैसे अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में ले रहे हैं, तो उन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स वालों ने इस तरह की सेटिंग करी हुई होती है कि भाई इसी कंपनी से, फॉर एग्जांपल कॉमकास्ट हो गया, कॉमकास्ट ही देगा यहाँ पे इंटरनेट, कोई और नहीं देगा। ऐसे ही वेराइजन है यहाँ पे, जो एक और इंटरनेट कनेक्टिविटी मैं अपने आसपास के बता रहा हूँ, हो सकता है डिफरेंट एरियाज में और मिल जाए आपको। जो आपके आसपास जहां भी आप ट्रैवल कर रहे हैं वहां पे जो प्रोवाइडर्स हैं वो इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इंटरनेट लगवाते हुए 2 बातें आप और ध्यान में रख सकते हो कि पहली बार जब आप इंटरनेट ले रहे होगे तो बहुत सारी डील्स ऑफर होती हैं। ये जो भी अपने नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं, इंटरनेट प्रोवाइडर्स हैं, आपको बहुत सारी डील जो है ऑफर करते हैं। कई बार 300 500 डॉलर तक के गिफ्ट कार्ड भी मिल जाते हैं, या फिर जो रेट्स होगा वो डिस्काउंटेड होगा। कई बार ये मोबाइल का जो आपका, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इस सीरीज के, कि मोबाइल कनेक्शन आपको लेना होगा तो वो बंडल कर देते हैं होम इंटरनेट के साथ में, तो आपको बेटर डील मिल जाती है। तो उस तरह से आपको डील थोड़ी सी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक तरह का लॉक इन हो जाएगा जब भी आप 1 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं या 2 साल का लेते हैं, तो कई बार इंट्रोडक्टरी प्राइस जो मिलता है वो काफ़ी डिस्काउंटेड मिलता है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि बाद में जो है प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। जैसा मैंने बताया था कि मोबाइल यहाँ पे थोड़ा महंगा है, ऐसे ही इंटरनेट भी यहाँ पे महंगा है। ये मैं आपको इंडिया में जो सैलरी हम लेते हैं और उसके हिसाब से जो इंटरनेट का पैसा देते हैं या मोबाइल का पैसा देते हैं, और यहाँ पे जो सैलरी लेते हैं उसके हिसाब से जो मोबाइल का पैसा देते हैं, इंटरनेट का पैसा देते हैं, उस हिसाब से मैं आपको महंगा बता रहा हूँ। और एक आखिरी पॉइंट आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि कई बार मोडेम जो होता है, जो आपको चाहिएगा यहाँ पे, वो फ्री दे देते हैं। अगर फ्री दे रहे हैं तो ले लीजिएगा, अदरवाइज अपना बाय करिएगा, क्योंकि वो 8-10 महीने में मोडेम की जो कॉस्ट है वो निकल जाएगी। अदरवाइज आपको हर महीने का एक सब्सक्रिप्शन फी जो होगी या मोडेम के जो पैसे होंगे इंस्टॉलमेंट में हर महीने देने होंगे। बट आई एम श्योर उसका मैथ आप खुद कर सकते हैं। अब 13वें नंबर पे आ जाता है कि आपको जो आईटीन नंबर है, जैसे SSN नंबर होता है ऐसे एक आईटीन नंबर होता है जो कि टैक्स पेयर्स को आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा उन लोगों का फैमिली में जो कि काम नहीं कर रहे होंगे, जो काम नहीं कर सकते हैं, जो वर्क ऑथराइज नहीं है। अगर आप H1 वीजा पे आए हो तो जनरली जो आपका स्पाउस होता है वो डिपेंडेंट वीजा पे आता है, जो बच्चे होते हैं वो डिपेंडेंट वीजा पे आते हैं। तो उन सभी के लिए आपको आईटीन नंबर जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। और ये अप्लाई आप तब कर सकते हैं जब आप टैक्स रिटर्न करने वाले होंगे, उससे पहले आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप टैक्स रिटर्न करेंगे जो आपके डिपेंडेंट्स हैं वो साथ में आप मैरिड जॉइंटली फाइल कर रहे होंगे। अगर आप मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, तो वो सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। और आप जो स्टेटस है वो जनरली मैरिड जॉइंटली फाइल करते हैं लोग। अगेन मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूं, तो उस हिसाब से नहीं बता रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस से बता रहा हूं कि आपको आईटीन नंबर जरूर चाहिएगा। तो आईटीन नंबर के लिए कई बार आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि अभी इस समय क्या सिचुएशन चल रही है, बट मेरे समय पे जो आईटीन नंबर था, या कुछ साल पहले तक, कोविड से पहले तक, तो एटलीस्ट आईटीन के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता था, वहां जाना पड़ता था। अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स अभी तक हम बात कर चुके हैं, आपके इमिग्रेशन से रिलेटेड, आपके जो आइडेंटिटी प्रूफ है उनसे रिलेटेड, आपका SSN जो प्राइमरी है उसका, जो आपका वर्क ऑथराइजेशन है वो, और W2 फॉर्म आता है अपना, जो कि लास्ट में आपको मिलता है। W2 फॉर्म क्या होता है कि जितनी भी आपकी पेमेंट हुई है या जो सैलरी आपको मिली है एम्प्लॉयर्स के, उसका एक फॉर्म निकल के आता है जो एंड में एम्प्लॉयर जो है आपको देता है। उस फॉर्म को यूज करके टैक्स जो है रिटर्न फाइल होता है यूएस के अंदर। और क्योंकि टैक्स फाइल करने की एक टाइम लिमिट होती है, तो जैसे ही आपको W2 फॉर्म आपकी कंपनी दे देगी, वैसे ही मैं बोलूंगा तुरंत से तुरंत अपनी फैमिली के लिए, जो भी स्पाउस है आपका या फिर जो बच्चे हैं उनके लिए, जिनका जो भी वर्क ऑथराइज नहीं है, उनके लिए आपको आईटीन अप्लाई करना पड़ेगा। तो जल्दी से अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिएगा अगर इन पर्सन अपॉइंटमेंट चल रहे हैं। आपका जो CPA है जिससे आप टैक्स फाइल करवाएंगे या करवा रहे होंगे, वो भी आपके लिए आईटीन जो है अप्लाई कर सकता है साथ ही साथ में। अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो W7 फॉर्म आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ जितने भी बाकी के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो सारे के सारे इकट्ठा करके आप अपॉइंटमेंट लेके
और थोड़ा रिसर्च कर लीजिएगा कि और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। IRS की वेबसाइट पे हाउ टू अप्लाई ITIN ऐसे करके आप लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा डॉक्यूमेंटेशन, मैं लिंक भी छोड़ दूंगा, उसके जरिए भी आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं। और क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं कई बार, और जैसा मैंने बताया कि भाई टैक्सेस फाइल करने का एक टाइम लिमिट होता है कि आपको कब तक फाइल कर सकते हो लास्ट डेट, तो इसलिए जितना जल्दी आप ITIN अप्लाई कर देंगे, एक ही बार करना होगा जब आप शुरुआत में आते हैं। उसके बाद तो अगर आप बहुत बड़ा ब्रेक नहीं लेते हैं, जैसे 2-3 साल का आई थिंक होता है, पता नहीं 1 साल से ज्यादा का होता है, जब तक आप वो ब्रेक नहीं लेते तब तक आपको रीअप्लाई करने की जरूरत नहीं होती। अगेन कंफर्म कर लीजिएगा, कोई लीगल या टैक्स एडवाइस नहीं है ये मेरा, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशनल एडवाइस मैं आपको दे रहा हूं। तो ये 13 चीजें जो थी ये जनरल मोस्ट रिकमेंडेड। एक 14 नंबर पे ऑप्शनल चीज आपको बता देता हूं कि भाई कॉस्को की मेंबरशिप, यहाँ पे कॉस्को एक होलसेल रिटेलर है जिसके बहुत बड़े बड़े स्टोर्स हैं जो होलसेल में सामान देता है। अब होलसेल का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़े बड़े डब्बे या बहुत पूरे कार्टन्स के कार्टन्स आप ला रहे हो, पर होलसेल का मतलब ये है कि बाहर अगर 2 LB की चीज मिलती है तो कॉस्को में आपको 4 LB मिलेगा। कि अगर आप छोटी ब्रेड ले रहे हैं तो आपको बाहर के जो स्टोर्स हैं, ट्रेडर जो हो गया, वेगमेंस हो गया, जाइंट हो गए, वॉलमार्ट हो गए, यहाँ सब पे मिल जाएंगी थोड़ी क्वांटिटी, जितनी भी आप लेना चाहते हैं बेसिकली। तो मेरे को पर्सनली बहुत फायदा हुआ है कॉस्को की मेंबरशिप लेने से। इस वीडियो में कॉस्को को मेंशन करने के लिए मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है दोस्तों, बट क्योंकि कॉस्को की मेंबरशिप इतनी ज्यादा मेरे काम आई है तो मैं जनरली लोगों को रेकमेंड करता हूँ। जो नॉर्मल मेंबरशिप है वो आपको $60 के आसपास की मिलती है पूरे साल की, और अगर आप एग्जीक्यूटिव मेंबरशिप लेंगे जिसमें 2% रिटर्न मिलता है जो भी आप परचेज करेंगे, तो आपको 120 की मिलेगी। अगर आप 60 से 120 तक का गैप है वो पूरा नहीं कर पाते, 2% में रिटर्न नहीं ले पाते हैं कॉस्को से, तो कॉस्को बीच का जो गैप होता है वापस कर देता है। सबसे अच्छी चीज जो कॉस्को की लगती है वो यही लगती है कि भाई आप कुछ भी सामान खरीदिए, कभी भी खरीदिए, आप कभी भी जाके उसको वापस करते हैं। कभी भी का मतलब है कभी भी। सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सामान है, आईपैड्स हो गए, मोबाइल्स हो गए, टीवी हो गए, यही चीजें हैं जो 90 डेज की रिटर्न पॉलिसी के साथ में आती हैं। बट बाकी सारे के सारे आइटम्स कुछ भी आप उठाएंगे, कभी भी आपको अच्छा नहीं लगा, आप जाके वापस कर सकते हैं। तो इसलिए मेंटली ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि भाई कॉस्को से अगर मैं कोई चीज खरीद रहा हूँ तो खरीदूं या ना खरीदूं, बाद में वापस हो जाएगी अगर आपने खरीद भी ली है तो। और बहुत ही जेन्युइन प्राइसेस पे और जेन्युइन क्वालिटी का सामान मिलता है, इसलिए मेरे लिए बहुत फायदे का सौदा रहा है कॉस्को की मेंबरशिप। आपके ऊपर है, ऑप्शनल चीज है, लेनी है नहीं लेनी, इवैल्यूएट जरूर कर लीजिएगा तभी लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर ये जो बाकी के 7 आइटम्स है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। अब दोनों पार्ट्स को मिला के आपको 14 आइटम्स ऐसे पता चल चुके हैं जो आपको इंडिया से यूएस से माइग्रेट होके या कहीं से भी यूएसए में जब आप माइग्रेट होते हैं तो आपको कर लेनी चाहिए। किस ऑर्डर में कर लेनी चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा बट जनरली यही ऑर्डर रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया है, काम आया है आपके, तो लाइक जरूर कर दें इस वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है वीडियो किसी और के काम आएगा तो उसके साथ शेयर कर दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वहां पे अपना क्वेश्चन डालिए, मैं आपकी हेल्प जो है जल्द से जल्द करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए दोस्तों जूले।